हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मील प्लानिंग का पार्ट 11 कवर करेंगे, जिसमें आज हम विभिन्न रोगों की डाइट्स पढ़ेंगे। वो रोग हैं अतिसार, जिसे हम दस्त भी कहते हैं और डायरिया भी कहते हैं इंग्लिश में, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस, पीलिया, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटिस। जो ऊपर की तीन डिजीज़ हैं ये हमारे पेट से संबंधित हैं और नीचे की दो हमारी लाइफस्टाइल से संबंधित डिजीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो आज प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं अतिसार, क्या अतिसार की डाइट के बारे में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अतिसार क्या है और उसकी क्या टाइप्स है, और फिर हम उसके आगे डाइट कंट्रोल पे जाएंगे। तो जो अतिसार है होता है ये एक पाचन संबंधी रोग होता है। इसमें अगर उचित से देखभाल ना की जाए तो रोग की तीव्रता होने पे जो पेशेंट होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अतिसार है क्या? जब किसी भी बालक को या किसी भी बड़े को बार बार मल त्याग की क्रिया हो रही होती है और मल पतला आ रहा होता है या टूटा टूटा आ रहा होता है, साथ में पेट में दर्द हो रहा होता है, मरोड़ हो रहा होता है, तो उसे हम अतिसार का कहते हैं। जो अतिसार के केसेस होते हैं उसमें पेट में दर्द होना, मरोड़ आना, ये सब बहुत कॉमन होता है। और ये डिज़ीज़ कब आती है? ज़्यादातर वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में आती है। इसमें जब हम बाहर का दूषित भोजन खा लेते हैं या कोई पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये डिज़ीज़ आती है। तो अतिसार दो टाइप्स का होता है, एक तो लंबे समय तक का चलने वाला जो है अतिसार, और दूसरा है तीव्र अतिसार, जिसे हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। तो पहले हम कवर करेंगे लंबे समय का अतिसार। लंबे समय का जो अतिसार है ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, 2 सप्ताह से भी अधिक चल सकता है, और इसलिए इसका नाम दीर्घकालिक अतिसार भी रखा गया है। पानी की अधिक मात्रा जो होती है मल के साथ शरीर से निकलती रहती है, और इसकी वजह से पोषक तत्व बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिससे पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाती है और जो पेशेंट होता है उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो हमने पॉइंट्स में चीज़ें याद रखनी है कि पहली बात, नाम से ही स्पष्ट है कि ये नंबर ऑफ़ डेज़ इसके ज़्यादा हैं इस रोग के, और इसमें जो छोटी आंत है, जैसे हमने पहले ही बताया, ये आंतों का रोग है, डाइजेशन से रिलेटेड है। तो आंत की अवशोषण शक्ति में कमी हो जाती है, और रोगी को जो है जब स्टूल ज़्यादा आते हैं, वाटरी स्टूल्स आते हैं, तो बॉडी से खनिज लवण निकलने लगते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लोहा निकल जाता है, और रोगी के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, उल्टी जैसा फील रहता है, उसको नौजिया बोलते हैं, और पेट में दर्द होता है। इसमें बॉडी में जब इतने सारे लॉसेस हो रहे होते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी नहीं बन पा रहा होता, तो एंटीबायोटिक्स तो देने ही पड़ते हैं पेशेंट को, साथ साथ न्यूट्रिएंट्स कवर अप करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी उसको मेडिसिन देनी पड़ती है। दूसरा आ जाता है तीव्र अतिसार। इसमें जो तीव्र अतिसार होता है ये इसमें जो होता है अतिसार एकदम स्टार्ट हो जाता है। इसमें पेट दर्द के साथ साथ पतला मल बॉडी से निकलता है, और साथ ही पेट में मरोड़ होते हैं, फीवर आता है और वॉमिटिंग भी आती रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी बॉडी में पेन होने लग जाता है और बॉडी बहुत वीक फील करने लग जाती है। तो ये अवस्था ज़्यादा समय तक तो नहीं रहती, ये 2 to 3 डेज़ तक रहता है तीव्र अतिसार, और शरीर में जल की मात्रा बनाए रखना ही हमारे लिए उपचार का मेन उद्देश्य होता है, ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, निर्जलीकरण ना हो। तो इसलिए जल इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। तो इसमें अतिसार होने के मेन कौन से रीजंस हैं, इसमें हम पॉइंट्स में याद कर लेना है स्टूडेंट्स आप सब ने। एक तो जब हम पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो फर्स्ट रीज़न आ जाता है संतुलित आहार की कमी। दूसरा, कोई फॉरेन बॉडी, कोई पॉल्यूटेंट्स आके हमारे पानी में मिल जाते हैं और पानी को अशुद्ध कर देते हैं, तब भी अतिसार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कीटाणुओं का कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी ये हो सकता है। अस्वच्छ वातावरण होता है, अगर को हम बच्चों को बॉटल फीड दे रहे हैं तो बॉटल को क्लीन नहीं कर रहे हैं, बॉयल नहीं कर रहे हैं, तब भी छोटे बच्चों में हो जाता है। और जितनी भूख है उससे ज़्यादा खा रहे होते हैं, तब भी दस्त हो जाते हैं, वो पचता नहीं है खाना। जीवाणु विषमता, बैक्टीरियल जो वो है पॉइजनिंग है, वो हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है कोई एलर्जिक होते हैं कभी कभी, जैसे कुछ लोग वीट एलर्जिक होते हैं तो उनको सूट नहीं करता, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, वॉमिट आ जाती है। जब
कोई पर्सन है वो गर्मी का मौसम है, जैसे आजकल खाने जो ख़राब हो जाता है जल्दी, तो ऐसा कोई फूड खा लेता है, बासा खाना खा लेता है, गरिष्ठ भोजन खा लेता है, तो भी अतिसार के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको भी अतिसार के जो है प्रॉब्लम आ सकती है। डायबिटीज़ तो वैसे ही बहुत प्रोन है, मतलब बहुत सारी डिजीज़ का डायबिटीज़ में रोग निरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो ज़रा सा इन्फेक्शन होता नहीं है कि बॉडी रिएक्ट करती है, तो उस केस में भी अतिसार के चांसेस हैं। जब आंतों में कैंसर हो तो भी कोई भी चीज़ जो है आपको ऐसी चीज़ जो इरिटेट कर रही है, आपकी बवल मूवमेंट्स को चेंज कर रही है, तो दस्त के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो इसमें पहली तो चीज़ ये है कि जो भी हम फूड देंगे वो बिल्कुल लिक्विड देंगे। इनिशियली जो हम लिक्विड डाइट पे रखेंगे पेशेंट को, ओआरएस का घोल देंगे हर आधे आधे घंटे बाद या एक एक घंटे के बाद। उसको हम अलग अलग टाइप के लिक्विड्स देंगे, जैसे कि दाल का पानी दे सकते हैं, नींबू का पानी, फलों का रस, फटे दूध का पानी दे सकते हैं, ग्लूकोज वाटर दे सकते हैं, सब्जियों का पानी, जौ का पानी। अगर ये पानी भी पेशेंट को डाइजेस्ट नहीं होता तो फिर ड्रिप चढ़वाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो बेसिकली हल्का और सुपाच्य भोजन देना है। इस टाइम दूध बिल्कुल नहीं देना, दूध नहीं पचेगा। इस टाइम कर्ड, पतली सी छाछ जिसमें पानी ज़्यादा मिला हो, घर की बनी हुई कर्ड हो, वो पेशेंट को देनी है। और पेशेंट को जो भी मील आप दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ दे रहे हैं, वो आपने कम क्वांटिटी में देने हैं और फ्रीक्वेंसी में देने हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में देने हैं, यानी कि कम क्वांटिटी में। जैसे कि मैं बात कर रही थी, अगर आप पानी भी दे रहे हैं तो आधे घंटे के बाद दें, लेकिन कम दें, क्योंकि वो उससे पेशेंट से डाइजेस्ट नहीं होगा। इस टाइम उसके इंटेस्टाइन्स ज़्यादा उत्तेजित हैं और वो जो भी खाएगा पेशेंट या पिएगा वो बॉडी से निकल जाएगा। तो जब रोग की तीव्रता कम हो जाती है तो पेशेंट को अर्ध तरल या कोमल आहार दें, जैसे कि हम पतली खिचड़ी दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, उबली हुई दाल, उबले हुए चावल, डबल बॉइल्ड चावल होता है जो गिरा हुआ चावल जिसे कहते हैं, जो खड़ा हुआ चावल ना हो, वो दे सकते हैं। उबली सब्जियां दे सकते हैं, सूजी और साबूदाने की बनी चीज़ें दे सकते हैं। जो साबूदाना होता है, अरारोट होता है, वो डायरिया के पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, उसको हीलिंग प्रॉपर्टीज़ उनमें ज़्यादा होती है, स्टार्ची फूड होता है। नेक्स्ट जो पेशेंट है उसको हमने जो लोहा, कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देनी है, या तो उसकी क्या कहते हैं ड्रिप में ही डाल दी जाए या उसको फिर खिलाई जाए। नेक्स्ट जो भी भोजन आप दें वो उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दें, ना ज़्यादा ठंडा दें ना ज़्यादा गर्म दें, वो उसके इंटेस्टाइन्स को सूट नहीं करेगा। अब आता है क्वेश्चन कि हम जो डायरिया के पेशेंट को, दस्त के पेशेंट को क्या ना दें। सबसे पहली बात, हम उसको कोई भी छिलके वाली चीज़ नहीं देंगे, रफेज वाली चीज़ नहीं देंगे, रेशेदार चीज़ नहीं देंगे, जैसे कि सलाद नहीं देंगे, छिलके वाले फल नहीं देंगे, पपीता नहीं देंगे, चीकू नहीं देंगे, क्योंकि वो पेट को और क्लीन करती है। हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं देंगे। साबुत दालें उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। और जो आटा है उसकी, अगर जब पेशेंट रिकवर भी हो रहा होता है, ठीक हो रहा होता है, तो अच्छा ना हुआ आटे की उसको रोटी देंगे। चोकर सहित नहीं देनी, उसको चोकर रहित देनी है। तले भुने पदार्थ हो गए, पेस्ट्रीज, केक्स, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये उसको नहीं देने। जैम्स, जैलिस नहीं देने, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन पे अब बोझ डालेगा। कोई भी खट्टी चीज़ नहीं देनी, क्योंकि खट्टी चीज़ जाके इंटेस्टाइन को इरिटेट करेंगे। कोई भी स्पाइसी फूड आपने नहीं देना, जैसे कि काली मिर्च नहीं देनी, लाल मिर्च, गरम मसाले ये नहीं देने, अचार नहीं देना, चटनी नहीं देनी, सॉसेज नहीं देनी, ये जाके इंटेस्टाइन पे ज़्यादा लोड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कब्ज़ क्या होती है और कब्ज़ के रोगी की हमने कैसे केयर करनी है, ये अब हम इसमें देखते हैं। जो कब्ज़ है ये पाचन संस्थान का रोग होता है। इसमें शौच संबंधी जो समस्या आती है पेशेंट की, इस टाइम जो मल का निष्कासन होता है वो पेशेंट का पूरी तरह डेली नहीं हो रहा होता। कभी कभी पेशेंट को 2 या 3 दिन तक मोशन नहीं आती है, तो आंतों की सफाई उसमें ठीक से ना होने के कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि पेट में दर्द, पीठ में दर्द, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाती है। वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सारी बॉडी में घूमती है, जैसे सिर में दर्द होता है, कभी कभी फीवर भी हो जाता है। और पेट क्लीन होने की वजह ना होने की वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, उसको कई बार सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। और जीभ पे वाइट कलर की कोटिंग हो जाती है। आप कभी भी चेक करिए, जब आपको कॉन्स्टी होगी तो एक अलग सी वाइट कोटिंग होगी टंग पे,
तो वो सफ़ेद पदार्थ जमना शुरू हो जाता है और इन सब चीज़ों के कारण कई शारीरिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और जो व्यक्ति होता है उसको मानसिक परेशानियां भी आ जाती है। ये बेसिकली होती किन लोगों में है? जो कम क्रियाशील लोग हैं उनको होती है, जो पेशेंट्स होते हैं या बड़े लोग होते हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती, बिस्तर पर लेटे रहने वाले व्यक्तियों को होती है, और मिडिल एज में हार्मोन्स के बदलाव के कारण भी लेडीज़ को होती हैं। तो कब्ज़ के लक्षण होते हैं इसमें बेचैनी, सिर दर्द, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, जीभ पर सफ़ेद परत जैसे मैंने अभी पहले बताया वो जम जाती है, पेट में गैस बनती है और कई बार शरीर का तापमान भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो कब्ज़ का जो ये लक्षण थे, और इसमें माता पिता का इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि बच्चों को शुरू से ही एक पर्टिकुलर टाइम पे शौच की नियमित आदत डेवलप कराएं और उनको अच्छी डाइटरी हैबिट्स उनके अंदर डेवलप करें। कई बार बड़े लोग भी शौच के टाइम पे शौच नहीं जाते, तो जिसके कारण उनकी कब्ज़ हो जाती है। तो एक अच्छी नियमित आदत विकसित करना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसमें हमने आहार व्यवस्था कैसे रखनी है? सबसे पहले जैसे कि हमने पिछले अतिसार में पढ़ा था कि वहाँ पे चोकर रहित आटे की रोटी देनी है, यहाँ पे चोकर सहित आटे की रोटी देनी है। और हम इसमें बाजरा इंक्लूड कर सकते हैं। बाजरा में रफेज कंटेंट ज़्यादा है। रागी दे सकते हैं, रागी में कैल्शियम कंटेंट भी ज़्यादा होता है, रागी की रोटी जो होती है। और दलिया दे सकते हैं, साबुत दाल दे सकते हैं पेशेंट को। ये इसमें हम रफेज इंक्रीज़ करेंगे, कच्चे सलाद देंगे, फल की क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे, दूध विद मुनक्का देंगे। रात को जो पेशेंट है वो दूध विद मुनक्का या छुआरा उसके साथ लेके सोए। उबली ताज़ी सब्जियां लें, सूखे मेवे का प्रयोग ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा मात्रा में लें, मॉर्निंग में उठते ही थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना गर्म पानी पिए। रात को वो इसबगोल खा के सो सकता है। हरी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में खाएं। इन सब चीज़ों से कब्ज़ की जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी जो है डिज़ीज़ है, ये भी पेट संबंधित है, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड ही है। इसका नाम पीलिया है। पीलिया जिसे कि हम जॉन्डिस कहते हैं और इसको हेपेटाइटिस बी के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई जो पीलिया होता है ये यकृत पे सूजन से आ जाता है, सूजन आ जाती है हमारे लीवर में, यकृत में आ जाती है। और ये होता कैसे है? जब कोई जो जल होता है, दूषित जल ले लेता है, कोई ऐसी चीज़ खा लेता है जिसमें कीटाणु जीवाणु हो, या कई बार कोई विषैली दवाएं होती हैं वो हमारी बॉडी में सूट नहीं करती हैं, तो इस कारण से जो यकृत है उस पर लोड ज़्यादा पड़ता है और उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। और इसके कारण जो हमारी आँख होती है, पेशेंट की आँख होती है, उसकी स्किन होती है वो येलो कलर की हो जाती है, उसके नेल्स येलो कलर के हो जाते हैं, और जो यूरिन का कलर है वो भी बिलिरुबिन ज़्यादा होने की वजह से बहुत पीला हो जाता है। तो पीलिया के टाइम में बहुत पेशेंट का ध्यान रखने का ज़रूरत होता है। जो पीलिया है क्या कहते हैं, इसमें रोगी की भूख समाप्त हो जाती है। उसका जब भी वो कुछ खाने को देखता है या खाना सामने ही आता है, उसके खाना खाने को लगता है, तो उसका जी मिचलाने लग जाता है, उसको पेट में दर्द होता है, कई बार वॉमिट आ जाती है, उस टाइम बुखार भी आता रहता है और वज़न का लॉस भी होना शुरू हो जाता है, वेट कम हो जाता है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पीलिया के रोगी को जो भी आप डाइट दें उसमें वसा नहीं होना चाहिए, मलाई रहित होना चाहिए। उसके अंदर दूध, दही व छाछ उसको हम दे सकते हैं, वो भी ताज़ी देनी है हमको। और उसके जो आहार है उसमें हम बॉइल्ड सब्जियां देंगे उसको, और बॉइल्ड ही सब्जियां देंगे। उनका पतला सूप भी दे सकते हैं। धुली हुई दाल देंगे, चावल अगेन डबल बॉइल्ड वाला देंगे जिसे जो बहुत सॉफ्ट होता है खाने में। पोहा, ब्रेड, कस्टर्ड, जैम, मीठे फल, ये जो होते हैं ये उसके डाइजेशन पे ज़्यादा लोड नहीं करते हैं, ये बहुत हल्के होते हैं, सुपाच्य होते हैं। देखिए इस टाइम जो लीवर है उसको डिटॉक्सिफिकेशन होने की बहुत ज़रूरत होती है, तो इस टाइम गन्ने का रस और नींबू पानी पीलिया के केस में बहुत दिया जाता है। इसमें कोमल और अर्ध तरल आहार पे ही हमारा ध्यान होना चाहिए। उसको मिर्च, मसाले, प्याज, चॉकलेट, जो स्ट्रॉन्ग गंधित फूड है, जो आपका अचार हो गए, अचार हो गया आपका, चटनी हो गई, सॉसेज हो गई, केचप्स हो गई, ये बिल्कुल नहीं देना। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं देना। जो भी देना है वो फ्रेश घर में बना के देना है। मिठाइयाँ नहीं देनी हैं इस टाइम। और चाय कॉफ़ी तो बिग नो है, इसमें आप क्रीम भी नहीं देंगे क्योंकि इससे लीवर पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो ओबेसिटी के साथ आती है। इसमें जो हमारा हार्ट होता है उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा फंक्शनिंग करनी पड़ जाती है। जो हार्ट है
वो जब जो ब्लड दे रहा होता है, रक्त दे रहा होता है, वो बहुत प्रेशर के साथ दे रहा होता है, इसलिए इसको उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो इस टाइम जो पेशेंट है उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, उसकी डेथ तक भी हो सकती है या पैरालिसिस हो सकता है। तो इसमें आपने पेशेंट को बहुत फ्रूट्स अच्छे देने हैं, फ्रेश फ्रूट्स देने हैं, वेजिटेबल्स देनी है, इसके अंदर सैलड, ग्रीन सैलड बहुत देना है, साबुत अनाज देने हैं, स्प्राउट्स देने हैं इसके अंदर। देखिए, उच्च रक्तचाप में सोडियम की क्वांटिटी कम कर देनी है और उसमें सिंपली नमक का कम यूज़ करके किया जा सकता है। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलड्स खा रहे हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा नमक ना डालें। सूप पी रहे हैं तो उस पर कोई एक्स्ट्रा स्पाइस ना डालें, नेचुरल फॉर्म में ज़्यादा लें। तो सेपरेटा दूध पेशेंट को देना है जिसमें ज़्यादा फैट नहीं है, मछली बॉइल्ड सलाद का प्रयोग करना है। और इसमें मेन जो इसका प्रिंसिपल आता है, डाइटरी प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है कि जो पेशेंट की डाइट में ऊर्जा कम जानी चाहिए, फैट कम जाना चाहिए, वसा यानी कि कम जाना चाहिए, और सोडियम कम जाना चाहिए। और सोडियम कैसे कम होगा? हम नमक की क्वांटिटी कम करके चटनीज़, पिकल्स, टोमेटो केचप्स, ये जितने भी सॉसेज और टाइप की आ गई हैं, मस्टर्ड सॉस आ गई है और मेयोनीज़ आ गई है, इन सब को डाइट से हटा के किया जा सकता है। घी के स्थान पर अगेन तेल का यूज़ करेंगे। तेल में हम तिल, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो पेशेंट है उसको स्मोकिंग और अल्कोहल पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो अगेन हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और हार्ट बीट इंक्रीज़ होएगी। तो भोजन हमेशा ऐसा लेना है जो इजीली डाइजेस्ट हो सके और बैलेंस्ड हो। मेन फंडा इज़ हेयर कि बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। खाने में गार्लिक का ज़्यादा यूज़ करना है, तो गार्लिक इज़ वेरी गुड इन बीपी। नेक्स्ट हम जो डाइट डिस्कस करेंगे वो हम मधुमेह में करेंगे। तो जो मधुमेह है ये पैनक्रियास से रिलेटेड डायबिटीज़ जिसे बोला जाता है, पैनक्रियास से रिलेटेड एक डिज़ीज़ है। तो इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उसका अवशोषण जाके, जब जैसे ही खाते हैं तो अवशोषण उनका ऊतकों में जाके होता है और ऊतकों में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिसे हम ज्वलन क्रिया भी कहते हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा रिलीज़ होती है। ऊर्जा जब रिलीज़ होती है तो उसमें ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज की वजह से, ग्लूकोज से ही हमें ऊर्जा मिलती है और हम बहुत सारे काम करते हैं। जब एक्स्ट्रा फूड खाते हैं, एक्स्ट्रा ऊर्जा रिलीज़ होती है, तो वो एक्स्ट्रा ऊर्जा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी मांसपेशियों में और यकृत में जाके स्टोर हो जाता है। और जब हमें कभी ज़रूरत होती है, जब कभी हम बीमार हों, जब हम खा नहीं पा रहे हों या हमने फास्ट रखा हो कोई, तो वहाँ से ग्लाइकोजन का ग्लूकोज की फॉर्म में ऑक्सीडेशन के थ्रू कन्वर्ट होता है और उसकी ऊर्जा हमें मिलने लगती है। लेकिन इस केस में, डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से निकलता है। इसका काम, इंसुलिन रिलीज़ कम होता है और इसका काम क्या होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करना, उसको डिपॉजिट करना। जब इंसुलिन नहीं, इसमें जो डायबिटीज़ होती है इसमें इंसुलिन रिलीज़ कम होता है, बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है, तो उस केस में ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में या मसल्स में ये स्टोर नहीं होता और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो डायरेक्ट हमारे रक्त में आ जाता है और इसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी का इंक्रीज़ हो जाना। तो इस टाइम हमें क्या ध्यान में रखना है पेशेंट के लिए कि जो मीठे पदार्थ हैं जैसे कि चीनी, गुड़, शक्कर आहार में शामिल नहीं करना, उसकी डाइट में वसा नहीं देना, क्योंकि इन सब को ऑक्सीडेशन होकर एनर्जीज निकलेंगी। ये सब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ऊपर वाली चीज़ें, चीनी, गुड़, शक्कर, आप बेकरी के प्रोडक्ट्स ले लीजिए, सब कार्ब्स हैं। फिर उसके बाद चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ, जो वसा है वो भी हमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा देता है, ये मैदा, इन सब की क्वांटिटी कम कर देनी है। हमने इंक्रीज़ क्या करना है, हमने जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसकी डाइट पे हमने रेशे इंक्रीज़ कर देने हैं। और रेशे हमने किससे मिलते हैं, हम इसको होल पल्सेस हो गई, जैसे कि हमारी साबुत मूंग हो गई, हमारा काला चना हो गया, हमने होल पल्सेस पेशेंट को देनी है। स्प्राउट्स देने हैं, उसको हमने सैलड्स देने हैं ताकि वो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन किया जा सके। रोगी के भोजन में कैलोरी की मात्रा हमेशा एक समान ही रखें, एक ही तरह उसके टाइम के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग उसकी फिक्स्ड डाइट उसको दें ताकि रक्त में ग्लूकोज का
जो लेवल है वो मेंटेन रहे, और जो बहुत स्टार्च वाली चीज़ें हैं जिनका एंड प्रोडक्ट अगेन ग्लूकोज होता है वो हमें उसकी डाइट से हटा देनी चाहिए, जैसे कि आलू, अरबी, शकरकंदी, सिंघाड़ा, चावल, ये सब स्टार्ची मांड युक्त पदार्थ हैं। इनका भी जब डाइजेशन अवशोषण होता है उसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद ये सब भी ऊर्जा देते हैं और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देने, तो इन चीज़ों को हमने पेशेंट को नहीं देना। थैंक यू।